हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्नर्स कैंटीन, जहां हम बात करने वाले हैं कैसे हम नीट की फ़िज़िक्स में 160 से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। क्या आप फ़िज़िक्स में 160 से ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं? जी, ला सकते हैं। इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसान काम है। अप्रॉक्स 8 से 10 हज़ार बच्चे हर साल 160 से ज़्यादा स्कोर करते आए हैं और आप भी कर सकते हैं। सो अगर आप 160 से ज़्यादा मार्क्स फिज़िक्स में लाना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। स्टार्ट आवर डिस्कशन और स्ट्रैटेजीज हाउ टू स्कोर 160 प्लस मार्क्स इन नीट। सबसे पहली चीज़ होती है कि हमको एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, एग्ज़ाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होता है, कितना फिजिक्स का पार्ट है और कितना हम लोगों को स्कोर करना है। सो पहली चीज़ होती है कि नीट में 180 क्वेश्चन होते हैं, 45 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री, 45 क्वेश्चंस ऑफ द फिजिक्स एंड 90 क्वेश्चंस ऑफ बायो, जिसमें से 45 क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स की बात हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कैसे उनको करना है, कैसे स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है, कैसे स्कोर करना है 160 प्लस मार्क्स। फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल होता है 180 मार्क्स का। अगर आप एक सही क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो आपको 4 मार्क्स क्रेडिट होते हैं। अगर आप एक गलत करके आ रहे हैं तो आपके सही में से 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाता है। 45 में से 35 टू 40 क्वेश्चन जो होते हैं अबाउट इजी टू मीडियम के लेवल के होते हैं और जो 5 से 6 क्वेश्चन होंगे वो टफ होंगे। वो इतने भी टफ नहीं होंगे कि आप नहीं कर सकते। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग है तो वो भी 5 से 6 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। सो अगर आपको 160 से ज़्यादा मार्क्स लाना है तो आपको 40 क्वेश्चन से ज़्यादा सही करके ही आना है इन एनी हाउ। सो कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहली बात तो हमने डिस्कस करी कि एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं। अब उसमें पूछा क्या जाता है। फिजिक्स के एग्जाम में ज़्यादातर न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिल सकते हैं, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं और उन सभी चीज़ों को हम लोगों को टाइम लिमिट में करना होता है। अंडर द प्रेशर कंडीशन, एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और टाइम लिमिट भी होती है। उसी कंडीशन में हम लोगों को फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, उनका मेन टारगेट यही होता है कि क्या बच्चे की फॉर्मूला अप्लाई करने की कैपेबिलिटीज़ क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस को वो कैसे डील कर रहा है, ये सब वो लोग चेक कर रहे होते हैं एग्जाम में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फिज़िक्स पूरे पेपर का 25% कंट्रीब्यूट कर रही होती है। अगर आप 25 में से 24-23% अगर आप स्कोर करके आ रहे हैं, मीन्स अगर 160-170 आप स्कोर करके आ रहे हैं तो आपके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, आपके मेडिकल कॉलेज में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। नाउ सेकेंडली हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमको अपनी फ़िज़िक्स कैसे स्टार्ट करनी है, हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है और कैसे पढ़ना है। जो 11th या 12th में बच्चा कंप्लीट करके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने जाता है या फिर 11th में नया बच्चा आता है तो वो एनसीईआरटी लेके बैठ जाता है, एनसीईआरटी के चैप्टर्स को थॉरोली पढ़ने लगता है। ये बिल्कुल भी ना करें। आपको करना क्या है, सबसे पहला बेसिकली जैसे ही आप स्टार्ट करने वाले हो फिज़िक्स, उससे पहले आपको अपनी बेसिक मैथ को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपकी फ़िज़िक्स में, नीट की फ़िज़िक्स में बेसिकली सारे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स अगर होंगे वहाँ पे मैथ्स की बात ज़रूर आएगी। तो मैथ्स आपको स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ेगी, नो डाउट। मैक्सिमम पोर्शन में आपको मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर दिखाई देगा। तो मैथ्स में भी बहुत सारा मैथ्स है, 11th 12th आईआईटी में मैथ्स ही पढ़ाया जाता है, तो उतना मैथ्स करने की ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। मैथ्स सिंपली बेसिक 10th लेवल की आनी चाहिए, जैसे कि ज्योमेट्री हो गई, अलजेब्रा हो गया, सिंपल से ग्राफ्स हो गए, जैसे कि स्ट्रेट लाइन हो गया, हाइपरबोला हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, सर्कल हो गया। तो इन सब के बेसिक ग्राफ्स आने चाहिए। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। ज्योमेट्री में ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, इन सब की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। लॉगरिथम भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, जैसे कि log AB = log A + log B होता है, log A/B = log A - log B होता है, log A की पावर n = n log A होता है। तो लॉगरिथम में भी बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। log की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। log 2 क्या होता है, log 3 क्या होता है, log 2 0.3 होता है, log 3 0.48 होता है, log 5 की वैल्यू 0.7 होती है। तो log की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। एंटी लॉग को log में कन्वर्ट करना, log को एंटी लॉग में कन्वर्ट करना आना चाहिए। फिर होता है ट्रिग्नोमेट्रीज में सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए, सिंपल सी आइडेंटिटीज़ आनी चाहिए। sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। sin नेगेटिव ऑफ sin क्या होता है, नेगेटिव ऑफ cos क्या होता है, नेगेटिव ऑफ tan क्या होता है।
डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, ये छोटी छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोगों को 10th में पढ़ाई जाती है वही हम लोगों को आनी चाहिए। जो 2 एक्स्ट्रा चीज़ हम लोगों को बेसिक मैथ में सीखनी पड़ती है वो होती है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन जो 11th 12th में पढ़ाया जाता है उतना हाई जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिकली छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए, इनका काम क्या है, कब एवरेज निकालने के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है, कब स्लोप निकालना होता है तब क्या यूज़ होता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए। और हम लोगों को लास्ट में जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मतलब ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हम लोगों को आइडिया इनका ज़रूर होना चाहिए। बाइनोमियल थ्योरम का भी थोड़ा बहुत आइडिया अगर है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम लोगों को मतलब बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें मैथ्स की आनी चाहिए, क्योंकि पूरी फिज़िक्स में आपको बेसिक मैथ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिखेगा। आपको न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो आपको लगेगा कि बेसिक मैथ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है, आपको बस एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी जब आप पूरी फिज़िक्स पढ़ रहे होंगे तो आपका रिवीजन मैथ्स का ऑलरेडी होता जाएगा जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप फिज़िक्स आगे पढ़ते चले जाएंगे। बेसिक मैथ के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है वेक्टर। अगर आप सारे चैप्टर्स को एक बार देख लें तो आपको वेक्टर्स की इंपॉर्टेंट खुद ही पता चल जाएगी कि हर एक चैप्टर में, चाहे कोई भी चैप्टर हो, वहाँ पे वेक्टर का काम बहुत ज़्यादा आता है। मतलब कि अगर आपको वेक्टर आता है तो आपको बहुत ज़्यादा फिज़िक्स आ सकती है। अगर आपको वेक्टर नहीं आता है तो आधे से ज़्यादा कंसेप्ट आपको फिज़िक्स के समझ में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि वेक्टर में बेसिकली मैग्नीट्यूड तो हम निकाल लेते हैं लेकिन मेन होता है वेक्टर। क्योंकि हमारी फिज़िक्स जो होती है हमेशा 2D में ही बात नहीं कर रही होती, 3D में भी चला जाता है, मतलब डायरेक्शंस का इन्वॉल्वमेंट भी आ जाता है। तो हम लोगों को वेक्टर बिल्कुल आना चाहिए, मस्ट है। अगर वेक्टर आता है तो आपकी बहुत ज़्यादा फिज़िक्स को समझने की कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, फिज़िक्स को समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो वेक्टर में भी बहुत कुछ है। वेक्टर में हम लोगों को 11th 12th में मैथ्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैथ्स वाला हम लोगों को नहीं पढ़ना है। बेसिकली हम लोगों को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ में आना चाहिए, यानी कि रिजॉल्व कैसे करते हैं वेक्टर्स को, साइन थीटा किधर लेते हैं, कॉस थीटा किधर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट समझने आना चाहिए, कॉस प्रोडक्ट, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ऑफ द, मतलब कि वेक्टर अलजेब्रा बेसिकली आनी चाहिए हम लोगों को। थोड़ी थोड़ी एप्लीकेशन आनी चाहिए। एप्लीकेशन क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की एरिया कैसे निकाला जाता है, सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, वेक्टर्स का एडिशन कैसे किया जाता है, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। छोटी छोटी डेफिनेशन से भी आनी चाहिए। और वेक्टर्स हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा पूरी फिज़िक्स समझने में। आप अगर बेसिक मैथ और वेक्टर बहुत अच्छा कर लें अगर आप, तो एक बार पढ़ लें आप, उसके बाद आपकी पूरी फिज़िक्स में रिवाइज होता चला जाएगा ना। हम लोग सेकेंडली अगर अगली बात करने वाले हैं बेसिक मैथ और वेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के बाद, अब जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ें उसमें आप अपने कंसेप्ट्स को धीरे धीरे क्लियर करते जाएं। अगर आप कंसेप्ट अपने क्लियर कर रहे हैं, टॉपिक की पूरे टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आप अपने माइंड में उनको टॉपिक्स को बैठाते जा रहे हैं, लर्न कर रहे हैं और उनको याद करते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे सारे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। जैसे जैसे आपके टीचर्स पढ़ाते हैं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से सुने, उसको घर पे आके रिवाइज़ करें बार बार, और उसको अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करें और उसको बाद में अप्लाई करने की भी कोशिश करें। यानी कि जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो वो जो आपने थ्योरी पढ़ रखी है उसको न्यूमेरिकल अप्रोच देने की कोशिश करें। हर क्वेश्चन को करने के लिए न्यूमेरिकल अप्रोच आपका होना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल ही आने वाले। तो आप थ्योरी को न्यूमेरिकल में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो आपके और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। सेकेंडली, आप जब कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो या फिर आप जब स्टडी कर रहे हो फिजिक्स में, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि नीट के एग्ज़ाम में इसका वेटेज कितना है। अगर आप एक चैप्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम देने वाले हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आपको अगर पता है कि वेटेज कितना है, एक चैप्टर से अगर 4 क्वेश्चन आ रहा है, दूसरे चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आ रहा है, तो जिससे 4 क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले करना ज़्यादा अक्लमंदी होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले कंसेप्ट क्लियर करें और कंसेप्ट भी उन्हीं कंसेप्ट पे ज़्यादा टाइम दें जिनका वेटेज ज़्यादा है। सेकेंड चीज़ होती है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए विजुअलाइजेशन। फिजिक्स पूरी हमारी सराउंडिंग, हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में ही बात कर रही होती है, तो एग्जैक्टली हम लोग उसको विजुअलाइज ईजिली कर सकते हैं। अगर एक मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, एक ब्लॉक हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, रस्सी से खींचता हुआ उसको इंसान भी इमेजिन कर सकते हैं। एक कार चल रही है तो जब ब्रेक लगाती है तो किस लिए ब्रेक लग रही है, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। और थोड़ी बहुत चीज़ें जो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते उसको हम लोग हाइपोथेटिकली समझने की कोशिश कर लेते हैं। लेकिन विजुअलाइजेशन अगर आपके पास है तो आप इजीली कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं।
तीसरी चीज़ होती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। किसी भी कंसेप्ट को पढ़ते हैं आप तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है ये ज़रूर जानें, क्योंकि फिजिक्स अगर आपको जाननी है तो यानी कि उसका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है। थ्योरी तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल अप्रोच भी पता होना चाहिए। अगर आपको फ्रिक्शन का अगर आपको पढ़ाया जा रहा है कंसेप्चुअली, तो आप फ्रिक्शन को अप्लाई करके देखें, एप्लीकेशन इसका क्या है, फ्रिक्शन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, फ्रिक्शन कब कब हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, फ्रिक्शन कब कब हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ने की कोशिश करें। और चौथी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ होती है न्यूमेरिकल, यानी कि हर चीज़ को आपको एट द एंड न्यूमेरिकल पे लाना होगा, चाहे वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो, चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, चाहे कैसा भी क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो, आपको न्यूमेरिकल अप्रोच इसमें लाना ही पड़ेगा, आपको न्यूमेरिकली उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। जब भी आप न्यूमेरिकल्स लगाएं, जितने भी न्यूमेरिकल्स लगाएं उनको अपनी थ्योरी से लिंक करने की कोशिश बिल्कुल करें। जब आप अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं या फिर कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो अपने सेपरेट नोट्स बनाते चलें। हर चैप्टर वाइज बना लें या फिर यूनिट वाइज अपने नोट्स बना सकते हैं, लेकिन नोट्स बनाना कंपलसरी है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको लास्ट में रिवीजन करने में आसानी रहेगी। ये गलती बिल्कुल ना करें कि आप कोई भी रेफरेंस बुक लेके बैठ जाएं और पूरे साल उसी में अंडरलाइन करें, उसके न्यूमेरिकल स्टिक कर रहे हैं, आप रफ में उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो ये गलती ना करें, क्योंकि लास्ट में आप जब रिवीजन करने बैठेंगे तो आप उतनी मोटी बुक रेफरेंस बुक को देख कर ही डर जाएंगे और जिसकी वजह से आप पूरा रिवीजन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास चैप्टर वाइज सेपरेट नोट्स होंगे तो आप ईजिली बार बार रिवाइज कर सकते हैं, बार बार रिविज़न कर सकते हैं और उन कंसेप्ट को न्यूमेरिकल में इजीली अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप रेफरेंस बुक में बुकिश लैंग्वेज में अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो आप बेवकूफ़ी करेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्कोर करना है तो आपके पास नोट्स होने चाहिए, प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स भी देख सकते हैं या फिर किसी टॉपर बच्चे के नोट्स आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएंगे, उनको देख के अपने नोट्स बना सकते हैं। या फिर अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो आप अपने नोट्स बनाते चलें, ये ना करें कि उन्हीं के मटेरियल पे पूरा डिपेंडेंट हो जाए। आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, आप अपनी फॉर्मूला बुक बनाएं, आप चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बनाते चले, चैप्टर वाइज सेपरेट नोट्स बनाते चले, चैप्टर वाइज फॉर्मूला बुक बनाते चलें। तो आप ऐसे करके आपके पास स्टडी मटेरियल आता चला जाएगा। आपने सबसे पहले बेसिक मैथ क्लियर कर ली, उसके बाद कंसेप्ट आप पढ़ते पढ़ते क्लियर करते जा रहे हैं, और तीसरी चीज़ अगर आप अपने नोट्स बनाते जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि फॉर्मूलाज़ का फिज़िक्स में इम्पोर्टेंस क्या है। अब अगर आप किसी भी पुराने पेपर को उठा के देखेंगे तो 25 से 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, या तो वो ग्राफ पे है या एप्लीकेशन बेस्ड है, फॉर्मूला के ही एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, या फिर वो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ रहे होते हैं क्वेश्चंस में। तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अलग से फॉर्मूला बुक बना लें जहाँ पे आप चैप्टर वाइज फॉर्मूला लिख लें, अपने ग्राफ बना लें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट पॉइंट्स लिख लें। कोई टीचर अगर ट्रिक दे रहा है तो उस ट्रिक को लिख लें, अगर आप अपनी ट्रिक बना रहे हैं वो आप लिख सकते हैं, और आप अपने फॉर्मूला लिख सकते हैं, उसके एप्लीकेशन बेस्ड वाले पार्ट को भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। यानी कि आप एक तरीके से फॉर्मूला बुक बना रहे हैं या फिर शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको फॉर्मूला रटने में आसानी आएगी। याद रख के आपको फॉर्मूला रटना है, किसी भी हाल में रटना है। यानी कि अगर आप नीट का एग्ज़ाम देखेंगे, बेसिकली नीट में ही ऐसा होता है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। अब कंसेप्चुअल बेस्ड भी ज़्यादा आने लगे हैं, लेकिन आपको अगर फॉर्मूला आते हैं तो 20 से 25 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं। तो फॉर्मूला को रटना एज इम्पोर्टेंट एज थ्योरी को रटना है। तो फॉर्मूला आप देखिए, अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो अगर आपके माइंड में डायरेक्टली क्लिक हो रहा है वो फॉर्मूला, यानी कि आपके क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर आपके माइंड में क्वेश्चन का फॉर्मूला नहीं क्लिक हुआ और आप डिराइव करने बैठ गए तो आपके 2 से 3 मिनट चले जाएंगे, और वो 2 से 3 मिनट आपको आगे वाले क्वेश्चन को करने में हेल्प नहीं करने वाले हैं, आपको घाटा ही होने वाला, नुकसान ही होने वाला है। तो बेसिकली आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस कर पाएंगे। 1 घंटा में आप बेसिकली आपको 45 मिनट में ही करनी होती है फिजिक्स, लेकिन आप 1 घंटा 1.5 घंटे में बेसिकली लोग करते हैं। तो आप भी कर पाएंगे तभी अगर आपके फॉर्मूले आपको रटे होंगे, आप डिराइव करेंगे हर एक फॉर्मूला को, तो आप वहाँ पे पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे फिजिक्स का। ना हम लोग बात करने वाले हैं कि बेसिकली रेफरेंस बुक्स हम लोगों को कौन कौन सी
चाहिए होती हैं या फिर कौन कौन सी बुक्स हम लोगों को पढ़नी होती हैं। अगर आप मार्केट में बुक्स खरीदने जाएंगे नीट की, तो आपको बेसिकली अलग अलग ऑथर्स की, फॉरेन ऑथर्स की या इंडियन ऑथर्स की बहुत ज़्यादा अलग अलग बुक्स देखने को मिल जाएंगी। तो ये बेसिकली गलतियाँ ना करें कि किसी से पूछ रहे हैं या फिर कहीं पर रेफरेंस बुक्स का डाटा देख रहे हैं या फिर किसी मतलब कि किसी को देख के आप वो बुक भी खरीद के ला रहे हैं और घर पे आप पढ़ नहीं रहे हैं। तो आप बेसिकली वही बुक पढ़ें जो इम्पोर्टेंट है, जिससे बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं और आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे पहली बात हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी सीनियर से पूछेंगे या फिर किसी से भी पूछेंगे तो आपसे बोलेगा सबसे पहले बेसिकली आप एनसीईआरटी पढ़ें। लेकिन नीट में एनसीईआरटी का कोई भी काम नहीं। आपको एनसीईआरटी अगर आप पढ़ के जा रहे हैं और कोई बच्चा एनसीईआरटी पढ़ के नहीं जा रहा है तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो उनके क्वेश्चन जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं या फिर लास्ट में एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं, उनसे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटीज़ होती है। उसी के लिए मैंने एक सोल्यूशन बताया कि एनसीईआरटी की सोल्यूशन फिजिक्स खरीद लें 11th और 12th की। बेसिकली अगर आप सॉल्यूशन बुक खरीद लेंगे तो आपके पास एक चैप्टर में 40 से 50 क्वेश्चन होते हैं। आप उनको सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं, बार बार सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि एक्सरसाइज क्वेश्चन और इंटेक्स्ट क्वेश्चन दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं सॉल्यूशन बुक में। यानी कि एक तरीके से आप सॉल्यूशंस डायरेक्ट देखते जाएं, हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखते जाएं। अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो भी आप कर लेंगे। अगर आप को थ्योरी के लिए एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज में लिखी हो, आपको समझ में भी नहीं आएगी। इसीलिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि आप उसके टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें और आप उसकी एक्सरसाइज सिर्फ सॉल्व कर लें। और मैं इसलिए सॉल्यूशन बता रहा हूँ क्योंकि सॉल्यूशन में अगर बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस भी उसमें दे रखे हैं, तो टिपिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सॉल्व अगर आप कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो रटने क्वेश्चन को। एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक भी फालतू नहीं है, सारे रटिंग होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। चाहे आप याद कर लें, चाहे कंसेप्चुअली आप समझ लें उनको, यानी कि एट एनी हाउ आपके दिमाग में होना चाहिए सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चंस का एनसीईआरटी के। लेकिन अब मैंने बात की थी 30 से 35 क्वेश्चंस तो इजी टू मीडियम लेवल के होते हैं। अब बात आती है 5 से 6 क्वेश्चंस की। अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रखा है फिजिक्स का 11th 12th का, तो आप बेसिकली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस टफ में से 1-2 क्वेश्चंस आपके फंस सकते हैं। अगर आप देखेंगे 1-2 सालों से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ता जा रहा है। आप चाहे आईआईटी का मेंस का एग्जाम में उठा लें, हर एक क्वेश्चन में 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम्पलर से पूछे गए हैं और हमारे 2017 और 18 में भी एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस आए थे। तो बेसिकली आप अगर सॉल्यूशन बुक खरीद के ला रहे हैं एग्जाम्पलर की भी, तो आप एग्जाम्पलर के सीधे सीधे जितने भी 30 से 35 न्यूमेरिकल्स अगर एक चैप्टर में है, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन 30 से 35 अबाउट होते हैं, तो अगर आप वो डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, याद करे ले रहे हैं या समझे ले रहे हैं, तो बेसिकली जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उन 5 से 6 क्वेश्चन जो टफ आते हैं उनमें से क्वेश्चन एग्जाम्पलर से ही उठेगा। उन क्वेश्चंस को आप इजीली बिना सॉल्व करे भी कर सकते हैं अगर आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में शुरुआत के 5 से 6 क्वेश्चन जो होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, वो तो रटे ही होने चाहिए एज इट इज़। हालांकि ऑप्शन भी चेंज करके एग्जाम में नहीं आता है। आप 2017 को क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, एज इट इज़ आया था। 2019 और 2020 में आईआईटी मेंस के क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, आपको ईजिली एग्जाम्पलर से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टडी मटेरियल। हम किस जगह क्या क्या पढ़ें, स्टडी मटेरियल में कहाँ से लें, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ले लें। जैसे कि मैं एलन में था तो मेरे को एलन का बेस्ट स्टडी मटेरियल लगता है, तो एलन का आप 5 से 6 हज़ार रुपये में आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, तो आप खरीद सकते हैं। या फिर सेकेंड हैंड आप 2 से 1,500 से 2,000 में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा एलन का। तो आपको बेसिकली रेफरेंस बुक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टडी मटेरियल किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का खरीद लें, उसके अप्रोच से चलेंगे आप, तो बेसिकली इन द डायरेक्शन आप नीट के प्रॉपर डायरेक्शन में होंगे। नीट में फिजिक्स में स्कोर अगर आपको हाई करना है तो आप प्रॉपर डायरेक्शन आपको चाहिए, वो प्रॉपर डायरेक्शन आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही मिल सकता है। आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर आपको ईजिली आपको उसी अप्रोच पे पहुंचना है, आपको ज़्यादा स्कोर करना है, तो आप ले सकते हैं। अब मैं सिर्फ सजेशन दे रहा हूँ। ना चौथी चीज़ होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, ज़्यादातर बच्चों जो नहीं करके जाते हैं वो नुकसान करते हैं अपना ही खुद का। जो करके जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इस चीज़ से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है 32 ईयर AIEEE जेई मेंस की करके जाएं। जेई एडवांस कर लेते हैं तो बेहतर है, लेकिन जेई मेंस तो बेसिकली आपको करके ही जानी है। हर चैप्टर में 100 क्वेश्चन के अबाउट आए हुए हैं पिछले सालों में AIEEE और
जेई मेंस में, तो अगर आप देखेंगे उनके क्वेश्चन एज इट इज़ हमारे नीट के पेपर्स में एज इट इज़ पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे भी। तो आप अगर देखेंगे 2019 और 2020 के पेपर में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन बेसिकली 1998 से अगर आप सारे क्वेश्चंस करके जा रहे हैं IEEE और जेई मेंस के, तो आप बेसिकली 30 क्वेश्चन तो ईजिली आप कर लेंगे, क्योंकि या तो क्वेश्चन सेम एज इट इज़ पूछा गया होगा या तो उसके जैसा रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यानी कि 30 से 35 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ IEEE जेई मेंस की बुक से आपको मिल सकते हैं, एज इट इज़ में भी मिल सकते हैं और उनके ऑप्शंस एज इट इज़ भी हो सकते हैं, और या तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके साथ ही अगर आप 32 ईयर्स ऑफ AIPMT और नीट भी कर लेते हैं, यानी कि बेसिकली आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में या फिर AIPMT में या फिर एम्स में या फिर जिपमर में, अगर ये क्वेश्चंस आप करके जा रहे हैं और जेई मेंस के क्वेश्चंस करके जा रहे हैं, तो यानी 30 से 35 क्वेश्चन तो आपके कहीं से नहीं गए अगर आपने सारे क्वेश्चंस 1 से 2 बार करे हुए हैं। अब अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, जैसे कि आप 11th में पढ़ रहे हैं या फिर 12th में हैं, मतलब कि अभी गए हुए हैं, तो आप DC पांडे या फिर MTG फिंगरप्रिंट कर सकते हैं। मैं DC पांडे 11th के बच्चों को बोलूँगा करें, ताकि वो लोग उनको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाए, जैसे जैसे वो टॉपिक पढ़ते जाएं उसके क्वेश्चंस करते जाएं और मार्क करते जाएं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो वो मार्क करते जाएं। तो DC पांडे 11th के बच्चों के लिए अच्छी होगी, और कर तो कोई भी सकता है। आप अगर 12th करके गए, नीट की प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, तो आपके पास भी बहुत ज़्यादा टाइम होता है, तो आप DC पांडे कर सकते हैं। लेकिन MTG फिंगरटिप वही बच्चे करें जिनका पूरा सिलेबस ऑलरेडी रिवाइज्ड हो। अगर आपका सिलेबस पूरा रिवाइज्ड है तो आपको MTG फिंगरप्रिंट बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस होंगे, हर चैप्टर में 100 क्वेश्चन होते हैं, जो कि अलग अलग कंपटीशन एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं, चाहे वो जेई एडवांस का हो, चाहे जेई मेंस का हो, चाहे AIEEE का हो, चाहे नीट का हो, चाहे AIPMT का, अलग अलग एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चंस होते हैं। तो आप अगर पूरा रिविजन कर लें, उसके बाद MTG फिंगरप्रिंट अगर आप फिजिक्स की करते हैं तो बेस्ट बुक है ये। ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोग बोलते हैं कि HC वर्मा अगर आप करके जा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला। मेरे ख्याल से HC वर्मा आप बिल्कुल ना करें। आप अगर आपका मन ही है HC वर्मा करने का, तो आप सेलेक्ट कर लें, कुछ चैप्टर्स कर लें, 1 से 2 चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर्स आप सेलेक्ट कर लें, और उनको आप थ्योरी जिनकी पढ़नी हो, आप न्यूमेरिकल करना हो, तो आप उस सारे चैप्टर्स की करने ना बैठे, क्योंकि हर चैप्टर से कुछ ना कुछ आ रहा है। अगर आप वेटेज अगर एक ही चैप्टर को दे देंगे, HC वर्मा में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और उतना ज़्यादा लेवल है भी नहीं नीट का, इसीलिए मैं प्रेफर नहीं करूँगा HC वर्मा हर कोई करे। जिसको 180 में 180 लाने या 170 175 लाने हैं, वो एक बार कुछ चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, सारे चैप्टर उसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 180 नंबर इन बुक्स से भी लाए जा सकते हैं। फिर होता है, मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया, पहले भी बता दिया, फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि NCERT सॉल्यूशन बुक अगर आपके पास फिजिक्स की है 11th और 12th की, NCERT एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस खरीदें। आप NCERT एग्जाम्पलर भी ना खरीदें, ना NCERT खरीदें। अगर आपके पास उनके सॉल्यूशंस हैं तो आपको ऑलरेडी बेनिफिट मिलने वाले हैं। जैसे कि मॉड्यूल अगर आप लेना चाहें, एलन के स्टडी मटेरियल लेना चाहें, वो भी बहुत ही अच्छा है, मतलब इंडिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ का स्टडी मटेरियल भी बहुत ही अच्छा है। एक्सपीरियंस टीचर्स ने, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज ने बना रखा है। NCERT फिंगरटिप भी आप लगा सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे बायो की। अगर आप बायो में 360 में 300 से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो NCERT फिंगरटिप और बायो ज़रूर करके जाएँ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो तो करना ही है, जितने बार कर सके वो तो कर ही सकते हैं। फिर होता है कि 32 ईयर ऑफ AIEEE और नीट अगर AIPMT और नीट करके जा रहे हैं अगर आप, तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चंस और एज इट इज़ क्वेश्चंस भी उठते हुए दिख जाएंगे। ग्राफिकल क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट सब प्रीवियस ईयर के ही होते हैं, तो बहुत ईजिली आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। AIEEE के क्वेश्चंस और IIT JEE मेंस के क्वेश्चंस की बुक है 41 ईयर की, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप 1998 के बाद से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने HC वर्मा की इसमें फ़ोटो नहीं लगाई क्योंकि मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगती है। आपको अगर पढ़नी है तो आप कुछ चैप्टर्स की पढ़ सकते हैं। बाकी DC पांडे 11th के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसमें हर चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं। आपने जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड का पढ़ा, हाउ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा है तो आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैकेनिक्स में अगर आप फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, फ्रिक्शन पढ़ने के बाद आपको फ्रिक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यानी कि बेसिकली इसमें है क्या कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, JEE एडवांस के, JEE मेंस के, नीट के हर तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम के अंदर। मुझे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो 32 ईयर ऑफ नीट और 41 ईयर
जो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व पेपर के फिजिक्स के, चाहे वो IIT जेईई मेंस के हों चाहे नीट के। ऐसा नहीं है कि नीट के बच्चों को जेईई मेंस के क्वेश्चन नहीं करने हैं, अगर वो करके जा रहे हैं तो वो 30 से 35 क्वेश्चन बहुत ईजिली करके आ सकते हैं, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस या तो आते हैं या तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एज इट इज़ क्वेश्चन भी आ सकते हैं या तो कॉपीड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जहाँ पे ऑप्शन भी चेंज नहीं हो रहा होता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजिली आ सकते हैं। तो मेरा मेन सजेशन यही है, अगर आपको 160 से ज़्यादा लाने हैं तो मस्ट प्रैक्टिस प्रीवियस 32 ईयर क्वेश्चंस ऑफ बोथ AIEEE जेईई मेंस एंड AIPMT नीट एज मैनी टाइम एज यू कैन डू, एज मैनी टाइम, जितनी बार कर सके पूरे साल में आप जितनी बार करेंगे उतना ज़्यादा ही हेल्प करेगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन सारे रटे होंगे तो आप डायरेक्ट अप्रोच कर पाएंगे उन क्वेश्चंस के अंदर। फिर बात कर रहे होते हैं हम लोग फिजिक्स की। फिजिक्स में हम लोग न्यूमेरिकल अप्रोच की बात कर रहे होते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अगर आप फिजिक्स का पेपर उठा के देखेंगे तो 45 में से 40 क्वेश्चन 38 क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। उन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को करने के लिए आपको न्यूमेरिकल अप्रोच आना चाहिए। तो यानी कि अगर आप जब चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो आपको थ्योरी पढ़ के चैप्टर को साइड नहीं करना है, चैप्टर छोड़ नहीं देना है कि हम मैंने थ्योरी पढ़ ली तो मेरे को पूरा चैप्टर आ गया, ऐसा नहीं करके आना है। कि मतलब कि अगर आप जेईई मेंस में भी अगर बैठ रहे हो या फिर अगर नीट में बैठ रहे हो तो आपको न्यूमेरिकल मैक्सिमम दिखेंगे, और न्यूमेरिकल को करने का सबसे बेसिक तरीका ये है कि आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए आप जितने क्वेश्चन कर सकते हैं, अनलिमिटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं कि हर इस चैप्टर से 20 क्वेश्चन करने, इस चैप्टर से 100 क्वेश्चन करने, इस चैप्टर से 400 क्वेश्चन करने। आप जितने भी करें क्वेश्चन, आप 10 क्वेश्चन भी करके जा रहे हैं तो ये समझ लें आप उन 10 क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट उस चैप्टर के क्लियर होने चाहिए। अगर आप 500 क्वेश्चन करके जा रहे हैं तो ये समझ लें कि आपके क्लियर होने चाहिए। एक बात और ज़रूर याद रखें कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उन क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे आप मार्क करते चलें। आप अगर मार्क नहीं करेंगे तो आप बेसिकली लास्ट में जब रिवीजन करना होगा तो वापस से आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे उन क्वेश्चंस को जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो आप जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप उन क्वेश्चंस को मार्क करते जो आपको लगता है कि नीट में आ सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और या तो आपको लगता है हाँ ये वाला अगले साल नीट में आ सकता है। आपसे अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है या फिर कोई डाउट वाला क्वेश्चन या कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चंस को मार्क कर लें। ये समझ लीजिए अगर 100 क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन जो होंगे वो आप मार्क करने वाले हैं। उन मार्क क्वेश्चन को आप बाद में जब रिवीजन करते हैं, चैप्टर की थ्योरी रिवाइज करते हैं, उन 15 से 20 क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करते रहें। आपको बाकी 100 क्वेश्चन बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली एटलीस्ट 100 से 200 क्वेश्चन हर चैप्टर के ज़रूर करके जाए, क्योंकि आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। वेराइटी ऑफ क्वेश्चन अगर आप करके आएंगे तो आपके अप्रोच बढ़ जाएंगे, आपको एक न्यूमेरिकल को करने का तरीका बढ़ जाएगा, आपके न्यूमेरिकल अप्रोचेस बढ़ जाएंगे। यानी कि एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आप उन तरीकों को ढूंढने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर 100 क्वेश्चन अगर आप डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि आप एक ही कॉन्सेप्ट को 100 तरीके से करने की अगर आप मतलब कि कैपेबिलिटी रखते हैं तो आप एग्जैक्टली वो आपके अंदर से बाहर तभी आएगी जब आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। ये मत करके आए कि आपने थ्योरी पढ़ ली, चैप्टर ख़त्म हो गया। चैप्टर ख़त्म तभी होगा जब थ्योरी के साथ आप न्यूमेरिकल भी करके आएंगे। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अगर 160-170 मार्क्स लाना चाहते हो नीट के एग्ज़ाम में तो आपको पूरा पेपर तो अटेम्प्ट करके आना ही आना है। यानी कि कुछ बच्चे होते हैं कि वो कहते हैं कि मेरे को पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है, 45 में से 30 क्वेश्चन करके आने वाला हूँ। 30 क्वेश्चन अगर आप करके बेसिकली आ रहे हो, 30 में से 30 सही भी हो रहा है तो भी तो आपके 120 ही नंबर बनेंगे। अगर आप 40 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं तब जाके आपके 160 नंबर बनने वाले। यानी कि अगर आपको 160 से ज़्यादा नंबर लाने हैं तो आपको 40 से ज़्यादा क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, और कोई भी 100% एक्यूरेट होता नहीं है। तो आप अगर ज़्यादा करके आएंगे तब जाके आपके 160 नंबर आएंगे। आपके तब तक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में तब तक नंबर नहीं आ सकते हैं जब तक आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करेंगे। आप अगर ड्रीम कर रहे हैं 650 नंबर लाने का और आप अटेम्प्ट करके सिर्फ और सिर्फ 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यानी कि 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब ये है कि अगर बेसिकली सारे सही हो जाएंगे तो भी आपके 600 नंबर होंगे, तो आपके 650 नंबर कभी आ ही नहीं सकते। तो बेसिकली अगर आपको हाई स्कोर करके आना है तो आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की आदत डालनी पड़ेगी, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना ही करना पड़ेगा। नीट के पेपर में 45 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते। अगर 5 से 6 क्वेश्चन टफ होते हैं, उन 5 से 6 क्वेश्चन को अगर हटा भी दे तो भी 40 क्वेश्चन आप करने के आने ही आने हैं। और बेसिकली वो 5 से 6 क्वेश्चन में अगर आप 3 से 4 क्वेश्चन करके भी आ रहे हैं, 1-2 सही भी हो जा रहा है, तो आपके 160 प्लस आराम से पहुंच सकते हैं। यानी कि बेसिकली आपको अगर ज़्यादा नंबर लाने हैं तो आपको पूरा पेपर अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा। ये बेवकूफ़ी ना करें कि मैं 40 मेरे को 160 लाने हैं तो मैं 40 ही क्वेश्चन करके आ रहा हूँ। अगर 40 करके अगर आपको लगता है कि 40 क्वेश्चन बिल्कुल सही है आपके तो 40 ही करके आएँ, लेकिन अगर आपको लगता है 1-2 कन्फ्यूजिंग है तो 1-2 एक्स्ट्रा ही करके आएँ, तभी
तभी आपके 160 170 आएंगे। ये नहीं है कि अगर आप 30 क्वेश्चन करके आ रहे हैं और ये ड्रीम कर रहे हैं कि आपके 160 से ज़्यादा आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। नाउ हम वो बात करने जा रहे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे सबसे बड़ी बड़ी गलतियाँ कर जाते हैं। जब नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बच्चे, तो ये ध्यान नहीं रखते हैं कि वो अलग अलग किताबें पढ़ते चले जाते हैं, अलग अलग चीज़ें पढ़ते चले जाते हैं, अलग अलग रेफरेंसेस बुक्स पढ़ते चले जाते हैं, अलग अलग टीचर्स के नोट्स पढ़ते हैं, अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा रायता एक तरीके से फैला देते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि रायता को समेटना भी है, यानी कि जितना भी सिलेबस उन्होंने पढ़ रखा है उसको कंसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड आपको रिवीजन भी करना होता है। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने सिलेबस को कंसाइज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आप अपने फिज़िक्स के 20 से 20 यूनिट के आसपास हैं, जिसमें आप उन 20 यूनिट को अलग चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बना लें। शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाएं जिसमें कि आपके फॉर्मूला लिखे हों, आपके शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हों और आपके ग्राफ बने हों, ट्रिक्स लिखी हों, ऐसी चीज़ें बस लिखी हों, इंपॉर्टेंट चीज़ें, या फिर कोई पुराना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो जो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा हो और लगे तुमको इस साल आ सकता है, तो वो भी तुम ऐड कर सकते हो। यानी कि पहली बात तो है अपना शॉर्ट नोट्स बनाएं, दूसरा फॉर्मूला बुक बनाएं, और तीसरी चीज़, जब भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें या फिर कोई थ्योरी पढ़े तो वहाँ पे मार्क करते चलें। जब क्वेश्चंस अगर न्यूमेरिकल के 100 क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन आप मार्क करेंगे, तो वो एट द एंड आपको रिवीजन करने टाइम बहुत हेल्प करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसके बाद होती है अपने टॉपिक को शॉर्ट लिस्ट करें। शॉर्ट लिस्ट ज़रूर करें, क्योंकि आपको पता होता है जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कौन सा चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो उन चैप्टर्स को पहले शॉर्ट लिस्ट करें, उनको सबसे पहले रिविज़न करें, जिससे की वजह से आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा और आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा कंसाइज होता चला जाएगा। और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है जब आप रिवीजन करने बैठेंगे। यानी कि आप पूरे साल पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं, अलग अलग नोट्स बनाते हैं, अलग अलग वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो उन सब चीज़ों को कंसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट द एंड आपको रिवीजन भी करना होता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अपने सिलेबस को कंसाइज करके रखें। जितना ज़्यादा आपका कंसाइज सिलेबस होगा, जितना जल्दी आप रिविज़न कर पाएंगे, उतना ज़्यादा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वो पाले हैं कि रिविज़न एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के दौरान एक प्रॉपर रिवीजन ऑफ होल सिलेबस इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीट जैसे बहुत बड़े एग्ज़ाम में जब आपके पास सिलेबस बहुत बड़ा है, नीट में केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड बायो पढ़नी होती है, जिसमें से बायो सबसे ज़्यादा रटनी होती है, सबसे ज़्यादा समझनी होती है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी होती है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बायो को दे रहे होते हैं। उसके बाद बचा कुछ टाइम केमिस्ट्री और फिज़िक्स को दे लेते हैं, लेकिन फिज़िक्स में एग्जैक्टली टफ होने के कारण लोग ज़्यादा उसको टाइम नहीं दे पाते। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम ना देते हुए आप उन सभी अपने कंसेप्ट को रिवाइज़ कर लें। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने पूरे साल क्या पढ़ा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने कितना ज़्यादा उसको रिवाइज़ करा, कितना ज़्यादा आपने उसको याद रखा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 10 किताबें पढ़े ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक किताब को अगर 10 बार पढ़ रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। इसीलिए रिवीजन आप चीज़ों का करते चले, रिवीजन करते बार बार कोई भी एक टॉपिक पढ़ते उसको 10 से 5 दिन में बार बार उसको रिवाइज़ कर ले। एक आपने अगर चैप्टर पढ़ा तो अगला चैप्टर जब पढ़ रहा हो तो 5-6 दिन बाद उसको रिवाइज़ कर ले। और रिवीजन फॉर्मूलाज का रिवीजन अलग करते रहें, कंसेप्ट्स का रिवीजन आप रिकॉल करते रहे, चीज़ों को विजुअलाइज करते रहें, और रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अपने जब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, जब फॉर्मूला बुक बनाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको एट द एंड रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। सो रिवीजन तो ज़रूरी है और मस्ट है। अगर कोई किसी को भी अगर 170-160 लाना है तो वो बिना रिवाइज करके नहीं ला सकता है। अगर आपने कितना भी कंसेप्ट पढ़ रखे हो, आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, लेकिन अगर आपने एट द एंड रिवीजन करके नहीं जा रहे हैं तो आपका मोरल भी डाउन होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाएगा, न्यूमेरिकल करने की स्पीड भी कम हो जाएगी। तो रिवीजन करते ही आपका मोरल भी ऊपर हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाता है, आप न्यूमेरिकल को स्पीड से करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको आगे चल के टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब होता है कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज़ और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल, यानी एग्जामिनेशन हॉल में जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप प्रिपरेशन फेज़ में हो, इन दोनों टाइम पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आप एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, आपको 180 क्वेश्चन करने होते हैं, बायो के 90 क्वेश्चन, 45 केमिस्ट्री के, 45 फिजिक्स के करने होते हैं। तो जब आप करने बैठेंगे तो कोई भी पहले फिजिक्स कर सकता है, कोई पहले बायो फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स करता है, तो कोई पहले केमिस्ट्री फिर बायो फिर फिजिक्स करता है, कोई फिजिक्स पहले कर लेता है। सो यहाँ पे भी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई बायो पहले कर रहा है, फिर केमिस्ट्री कर रहा है और फिर फिज़िक्स कर रहा है, तो वो आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि आपके पास जितना भी बचा हुआ टाइम होगा वो फिज़िक्स को आप देने वाले हों।
सो टाइम मैनेजमेंट एग्जामिनेशन हॉल में और प्रिपरेशन फेज़ में जब आप पढ़ रहे हैं तो आप बायो को कितना टाइम देने वाले हैं, आप केमिस्ट्री को कितना टाइम देंगे, आप फिजिक्स को कितना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। फिजिक्स इतनी ज़्यादा लेंथी होती है, सो उसको ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो आप फिजिक्स को भी टाइम प्रॉपर दे पाएँ। तो एक प्रिपरेशन फेज़ में टाइम मैनेजमेंट और एग्जामिनेशन हॉल में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो इसके लिए आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बना सकते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज़। आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी, कौन कौन सी चीज़ नहीं करनी, कौन सी चीज़ कब करनी, कौन सी चीज़ को कब रिवाइज़ करना है, ये सारी चीज़ें आप टाइम मैनेजमेंट या फिर टाइम टेबल से आप करके टाइम मैनेज कर सकते हैं। दैट विल हेल्प अलॉट। उसके बाद हम लोग मेन जो हम पूरी वीडियो में बात करते हैं उन सभी चीज़ों को एक साथ कंसाइज कर रहे हैं। जो मैंने रायता अभी तक फैलाया है उसको मैं कंसाइज समेटने वाला हूँ, यानी कि मैं वही बात कर रहा था जैसे आप सिलेबस बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो उसके बाद कंसाइज करते हो, वही काम मैं इस वीडियो में भी करने जा रहा हूँ। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। पैटर्न समझ में आ ही गया होगा आपको, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस करने हैं आपको। 160 के ऊपर अगर आप मार्क्स लाने हैं आपको तो 40 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको करके आने हैं। तो बेसिकली आपको पैटर्न एग्जाम का समझ में आएगा, कितने ईजी क्वेश्चंस आते हैं, कितने टफ क्वेश्चंस आते हैं। 40 क्वेश्चंस के अबाउट ईजी टू मीडियम लेवल के होते हैं, 5 टफ होते हैं। तो आप बेसिकली समझ गए होंगे कि आपको एफर्ट कहाँ पे कितना मारना है। दूसरी चीज़ होती है अपना बेसिक मैथ और वेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना है। बेसिक मैथ और वेक्टर आपका जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल अप्रोच जहाँ जहाँ पे होंगी वहाँ पे बहुत ही ईजिली आप उन सबको टैकल करते चले जाओगे, आप इजीली उनको सॉल्व करते चले जाओगे। बेसिक मैथ और वेक्टर तो मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट एक ये है बेसिक मैथ और दूसरा रेफरेंस बुक। सो थर्ड चीज़ है यूनिट्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस। थर्ड चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यूनिट्स आती हैं, आपको डायमेंशनल एनालिसिस आती है तो कुछ आप न्यूमेरिकल फार्मूला आप अपने आप से LHS = RHS में करके कर सकते हैं। आप यूनिट कन्वर्जन आपको आ जाएगा, आपको एरर निकालना आ जाएगा जो पूरी फिजिक्स में काम आता है, अलग अलग जगह निकालना आ जाएगा। ये यूनिट एंड डायमेंशनल एनालिसिस में सारा आ जाता है। फिर बात होती है कंसेप्ट क्लियर कर। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते चले जाएँ वैसे वैसे अपने कंसेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। धीरे धीरे आप जैसे जैसे कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे आपके कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता चला जाएगा। फिर होता है फिर लर्न करना फार्मूला को और उनके एप्लीकेशन को। मैंने बताया था कि जैसे कि 20 से 25 क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड ही होते हैं, तो फार्मूला रटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनकी एप्लीकेशंस को थोड़ा बहुत समझना, उनको अप्लाई करना आना चाहिए आपके पास। उसके बाद मैंने बताया था कि जैसा कि सेपरेट शॉर्ट नोट्स बनाएं आप हर इस चैप्टर के, ईच चैप्टर के जब आपके पास सेपरेट नोट्स होंगे तो आपको एट द एंड रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। फिर है कि चूज़ अ रिलायबल स्टडी मटेरियल। रिलायबल मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप ऐसा स्टडी मटेरियल रखें जिस पे आपको कॉन्फिडेंस हो, आपको लगे कि इससे 180 में 180 मार्क्स लाए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया NCERT सॉल्यूशन, NCERT एग्जाम्पलर और 32 ईयर नीट, और ये DC पांडे, HC वर्मा अगर करना चाहें तो कर सकते हो। तो मैंने बता दिया एलन का स्टडी मटेरियल भी आप ले सकते हैं, आकाश के ले सकते हैं, किसी भी कोचिंग का ले सकते हैं। तो रिलायबल स्टडी मटेरियल आपके पास होगा तो आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा रहेगा। आपको लगेगा मेरे स्टडी मटेरियल के बाहर से तो कोई पेपर आ ही नहीं सकता, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बूस्टअप रहेगा। फिर हम लोग बात करने वाले हैं मार्क द क्वेश्चंस फॉर द रिव्यू, यानी कि आप जब कभी भी कर रहे हो क्वेश्चंस तो आप हमेशा क्वेश्चंस को मार्क करते चले। जैसे आपने 500 क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के किए तो आप जब मार्क करेंगे तो एट द एंड आपके पास 50 से 60 क्वेश्चन होंगे जो उनको आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके अलावा आपको रिवाइज करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, वो सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी बैठ चुका होता है। फिर आती है मस्ट प्रैक्टिस द प्रीवियस 32 ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ बोथ AIPMT नीट एंड AIEEE JEE मेंस, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है JEE मेंस की और IIT JEE मेंस की और नीट की 32 ईयर प्रीवियस ईयर वाली बुक्स हो आपको जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करें। न्यूमेरिकल आप जितने एज मच एज यू कैन डू टू बिल्ड अप योर कंसेप्ट। आप हमेशा याद रखें न्यूमेरिकल अप्रोच आपका जितना अच्छा होगा आपकी कमांड भी उस चैप्टर पे उतनी ही अच्छी होगी। न्यूमेरिकल आप तभी कर सकते हैं जब आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग होंगे। आप कोशिश करें कि न्यूमेरिकल ही आप अपने चैप्टर को कवर करने की कोशिश करें। उसके बाद होता है ट्राई टू अटेम्प्ट द होल पेपर, यानी कि आप जब तक पूरा पेपर नहीं करेंगे तो आपके हाई स्कोर नहीं आ सकता है। पेपर पूरा रिवाइज करके आना है। फिर रिवीजन, आपको प्रॉपर रिवीजन करना है, अपना सिलेबस को कंसाइज रखना है, कंसाइज कर देना। जितना आप पढ़ते चले जा रहे हो उसको हमेशा कंसाइज करने की कोशिश करें। जैसे आपने कोई रेफरेंस बुक पढ़ी या फिर आपने नोट्स, आपके नोट्स जो हैं उसमें 40 से 50 पन्नों में है तो आप उसके शॉर्ट नोट्स बना ले 2 से 3 पन्नों में। अगर आप कवर कर लोगे तो आप जब एट द एंड रिवीजन करने बैठोगे तो रिवीजन करते टाइम आप जो चीज़ पूरे महीने में पढ़ के आ रहे हो वो आप 1 से 2 घंटे या 4 घंटे में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो वो चीज़ तभी पॉसिबल है जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे, आपके रिवीजन की स्ट्रैटेजी प्रॉपर होगी, टाइम मैनेजमेंट आपका होगा प्रिपरेशन फेज के दौरान। दैट विल हेल्प अ लॉट।
एक बार स्टीफन हॉकिंस ने बोला भी था, हाउ डिफिकल्ट लाइफ में सीम्स देयर इज़ ऑलवेज समथिंग यू कैन डू एंड सक्सीड। यानी कि आपके पास कितनी भी डिफ़िकल्ट कंडीशंस क्यों ना, आप कुछ ना कुछ तो उस टाइम पे भी अचीव कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे हम 160 से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। बेसिकली जो भी छोटी छोटी चीज़ें थी, छोटी छोटी बातें हम लोग जो भूल जाते हैं, वो मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है। सो हियर वी एंड दिस वीडियो एंड थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel Learners Canteen. Thank